दूसरे पैराग्राफ से। एक मिनट जो है आगे कैरेक्टराइजेशन सर इसको सीधा करके रख दें, पता कर देगा लगता। क्या बैटरी खत्म हो जाती है? नहीं सर वो अभी मैं लेक्चर लेने लगी थी तो मेमोरी फुल थी, लेकिन ऐसे देखो वो हो रहा है। Bismillahirrahmanirrahim. Now again we are going to start Stream of Consciousness, Technique of Narration of Virginia Woolf. हमने previous day first two paragraph discuss किए थे from the notes of me Buddha. As in her characterization, अब हम टेक्निक पढ़ रहे हैं। एक्चुअल हमारा एम्फेसिस, हमारा जोर जो है टर्म पर नहीं है, टेक्निक पर है। हमने ये देखना है कि उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक कहाँ कहाँ किस किस अंदाज से प्लेस की है नावल के अंदर। एज इन हर कैरेक्टराइजेशन, अगर इसी टेक्निक को कैरेक्टराइजेशन के हवाले से देखा जाए, शी एम्फसाइजेस कॉन्टिन्यूटी, उसने कैरेक्टर्स के अंदर भी एक कॉन्टिन्यूटी का अमल रखा है। एंड चेंजेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस के अंदर तब्दीली का अमल रखा है। आप खुद देख सकते हैं इंसान की जो इनर रियलिटी है वो ये है, इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मुसलसल एक्सपीरियंसेस की जद में रहता है। और अब अक्सर बड़े लोगों से सुनते हुए पढ़ते हैं, सुनते हैं अक्सर ये कहते हुए, वो कह रहे होते हैं जी यार हम तो ये समझते रहे हैं जिंदगी को, जिंदगी तो ये है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो कुछ और राय देते हैं। इसका मतलब है एक्सपीरियंसेस तब्दील होते रहते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक आदमी जो बचपन में एक ख्याल का हामिल था वो फ्यूचर में उसको तब्दील कर देता है। तो दैट इज द ट्रू फ्लो ऑफ लाइफ। वो लोग जो प्रिंसिपल बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं अपनी जिंदगी में कि जी मैंने अपनी जिंदगी में ये रूल बनाए हैं और मैं आज तक कारबंद हूँ, वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में बड़े जलील होते हैं, बड़े तंग होते हैं, क्योंकि वो रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहते और वो तंग पड़ जाते हैं, क्योंकि दे आर मेकिंग द आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ। वो आर्टिफिशियलिटी ना, बचपन में मैंने रूल बना दिया, मैंने ये रूल बना दिया जी मैंने अपनी सिस्टर को घर से बाहर नहीं निकलने देना, सपोज मैंने ये रूल बना लिया, मेरा ऐसा जहन था भी सही पहले कि जी मैंने ये नहीं करने देना, मैं बड़ा रिजिड था। अगर वही रूल कायम रहता तो मैं फिर कैसे एग्जिस्ट कर पाता, शायद मैं अपने वालिद की तरह कट ऑफ हो जाता सोसाइटी से, फिर ऐसा ही होता। आज मैंने अपना फिर सौदा किया, आज मैंने अपना फिर सौदा किया और दूर से फिर देखा किया, जिंदगी भर काम आए मेरे असूल, जिंदगी भर काम आए मेरे असूल, जिंदगी भर काम आए मेरे असूल, एक एक करके इन्हें बेचा किया, आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर दूर से देखा किया। उसने देखो कैसी बात की, उसने कहा मैंने जिंदगी के रूल बनाए और सारी जिंदगी ये प्रिंसिपल मेरे बड़े काम आए हैं, क्योंकि एक एक प्रिंसिपल बेचता गया। हालांकि वो लिमेंटेशन पेश कर रहा है, लेकिन उसकी भी मैंने रूल बनाए थे, एक रूल भी मेरे कारगर साबित नहीं हुए, तमाम रूल आकर टूट गए मुझसे। तो लेकिन उसके ट्रूथ भी ये है, और वो ट्रूथ हम जानते हैं कि उसे लेमेंटेशन नहीं, पहले ही अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, लचक रखनी चाहिए और रैंडम फ्लो ऑफ थॉट को फॉलो करना चाहिए। इस तरह अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम नई चीज को अडॉप्ट कर सकें, नए एक्सपीरियंसेस को एज्यूम कर सकें, नए एक्सपीरियंसेस के रिजिड कंक्लूजन अपने जहन के अंदर फिक्स ना करें। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन के अंदर अगर चेंजेबिलिटी है तो समझ लो कि टेक्निक लगी हुई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। ठीक है, इट इज द रिदम ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस। इसके अंदर एक्सपीरियंसेस के कंक्लूजन नहीं है, बल्कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस इट सेल्फ मौजूद है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द बिगेस्ट नाउ सेंस। अब दुनिया का नया सेंस ये कहता है, वो कहता है जिंदगी जो है वो रूल्स और एक्सपीरियंसेस के कंक्लूजन्स का नाम नहीं है, बल्कि लाइफ इटसेल्फ इज अ एक्सपीरियंस। आपने इस बात को गौर से सुना है मेरी बात को?
लाइफ के एक्सपीरियंस से। मैंने बहुत अच्छी बात की है लाइफ के एक्सपीरियंस से, आपने गौर नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा जिंदगी कंक्लूजन्स का नाम नहीं है, या एक्सपीरियंस से निकाले हुए नतीज का नाम नहीं है। जिंदगी इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब जदीद दुनिया ये कहती है जब जिंदगी इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस होती है। मैंने अपने भाई की लाइफ को पिछले दिनों 7-8 दिनों में ऑब्जर्व किया। मैंने अपने भाई को, जो सजावल को, जो कि 5 साल इंग्लैंड में रहकर आया है, मैंने उससे जब शादी के बारे में पूछा, मैंने फ्यूचर की ज़िंदगी के बारे में पूछा, मैंने उसको सेटलमेंट के बारे में पूछा, तो उसने मुझे कहा कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस्लामाबाद में रहूं या मैं दुबई में रहूं या मैं इंग्लैंड में रहूं, मुझे कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। शादी के बारे में उसके बड़े वेग आइडियाज़ थे। उसकी ज़िंदगी का ऐसा लगता था मकसद है भाई अब जहाँ रहते हैं पैसा कमाएं और फिर खा जाए, ठीक है। उसकी ज़िंदगी का ऐसा लगता था जैसे एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, बस एक्सपीरियंस करना है, कैलकुलियर नहीं निकालने। मैंने उससे अगर ये पूछा, मैंने कहा बताएं जी, उससे मैं वो चीज़, हाँ मैंने पूछा, मैंने कहा, मैंने इतना कहा दिया। अब आप ये देखिए, गौर करें इस बात में। मैंने कहा कि शायद जो मेरा और भाई बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो बहुत शरीफ आदमी है, वो बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है। यानी कि वो शरीफ आदमी का मतलब कहने का ये था कि ये फीमेल्स के किसी भी उसमें नहीं है, वो नहीं है, ये शरीफ आदमी है। तो सजावल कहने लगा नहीं नहीं, डिपेंड इस बात पर करता है कि शरीफ आदमी आपके मुताबिक उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसका मतलब है ही इज नॉट कमिंग टू द कंक्लूजन एवरी टाइम। हर दफा वो कंक्लूजन पर नहीं आता। हम उसे कंक्लूजन पर लाना चाहते हैं कि ये शरीफ आदमी है तो वो मोहर लगा दे ये शरीफ आदमी, हाँ जी वाकई शरीफ आदमी है, हर बंदा कह देगा, लेकिन वो उस पर नहीं आता। वो फिर एक्सपीरियंस पर चला जाता है। कह जी इसका मतलब ये है कि पहले डिपेंड करता है शरीफ आदमी आप किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जो लड़कियों के पास नहीं जाता, या उसे कहते हैं जो लड़कियों के पास बड़े अच्छे तरीके से जाता है। अब शरीफ आदमी किसे कहते हैं? अब यानी कि जो जदीद मॉडर्न एक जगह पर रहकर आया है तो वो कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहता। उसे मैं घसीटता हूँ कंक्लूजन पर, लाइफ का कंक्लूजन बताओ जी, सेटलमेंट का बताओ जी, शादी का बताओ जी, शरीफ आदमी का बताओ, वो कंक्लूजन पर आता ही नहीं है। उसकी जिंदगी नेचुरल। अब ये वो शख्स है जो लिटरेचर पढ़ा हुआ नहीं है, ही इज अ कैलकुलेटेड पर्सन। ये मैथ का आदमी है, अकाउंटिंग का आदमी है, या लॉ का आदमी है, लेकिन वो मॉडर्न दुनिया के अंदर रहकर मैंने उसे ऑब्जर्व किया कि वो जो मॉडर्न दुनिया में रहता है तो वो एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है टोटल, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। देयर इज नो कंप्लीटेड स्टोरी एंड नो समिंग अप। समिंग अप, चीजें लाइट लाइट हैं लेकिन अहम है बहुत ज्यादा। कि जी मुझे आप बताएंगी, बेटा आप बताएं इस लाइन का क्या मतलब है। जी आप बताएं बाजी। इसमें कोई, हाँ बता दें। देयर इज नो कंप्लीटेड स्टोरी, यहाँ कोई कंप्लीट स्टोरी नहीं है। नो समिंग अप, हर चीज लाइफ इजी गोइंग जा, चीजें मौजूद सारी हैं, समिंग अप नहीं है। समिंग अप मीन एक्सपीरियंस मौजूद है लेकिन एक्सपीरियंस का कंक्लूजन नहीं है। एक्सपीरियंस इटसेल्फ मौजूद है लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं है, ठीक। तो जिंदगी भी ऐसे है ना, जब हम कंक्लूजन कर लेते हैं तो उस वक्त कमिंग अप क्या है? कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन करना, हाँ किसी चीज को बंद करना, कंक्लूजन देना उसका। अच्छा, जब हम वो कर लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं, तो अगर सोचा जाए तो कंक्लूजन एट द सेम टाइम हमारे नुकसानदेह भी साबित होते हैं। नुकसानदेह क्यों साबित होते हैं? नुकसानदेह साबित होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे भाजी, अब दो तरीके। एक तो ये कि हम यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, बेटा इसे बंद कर दो बेटा। हम यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, हम कहें जी ये जगह जी आसमा की है, ये जगह हिना की है, और यहाँ पर ये बैठेगी, और इसने ऐसे करके बैठना होता है, इसने ऐसे करके बैठना होता है, इसने अपने साथ पानी की बोतल रखनी है, इसने नहीं रखनी, इसने आगे नहीं झुकना, इसने मुझसे बात नहीं करनी लेक्चर के दौरान, इसने मुझे बतानी नहीं है। हम हर चीज को सम कैलकुलेट कर दें, हर चीज को लॉज बनाकर बैठे। एक तो तरीका ये है, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि हम मिक्सचर होकर रहें और तमाम लोग इस उसमें रहे, ख्याल में रहें कि जी हमने हमेशा यहाँ नहीं बैठना, हमने हमेशा इकट्ठे भी नहीं रहना,
हम जब तक मर्जी इकट्ठे रह भी सकते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, किस तरह है, हमें उस पर ज़्यादा वो नहीं है, बस उसको थोड़ा सा कहने की यार ये चीज़ें तो मुख्तलिफ है थोड़ी सी, बस ऐसे, यानी कि वेरी इजी, ऐसे जैसे रेंडमली चीज़ें पानी के गिलास के अंदर चीज़ें रेंडमली घूम रही होती हैं, हम उन ज़रों की तरह ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हम असल वही हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, रेंडम है हम, तो हम उसी रेंडम ही क्यों ना जिए ज़िंदगी जिए। तो तमाम करैक्टर आपने देखा रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो वही टेक्निक लग गई ना। डरे हुए तो नहीं हो? अब देखिए कि लाइफ इटसेल्फ अ ट्रेजेडी जब हेडा को मुझे याद दिला रही है, तो अब वो चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है। मैं अभी इनको चढ़ता जा रहा हूँ इस पर, ये टीचिंग के बारे से बात कर रहा हूँ, मैं जूं जूं इसके अंदर आता जा रहा हूँ, मैं उसको खुलता जा रहा हूँ, जो वो चीज़ें जहन काम करना, वो पुराने एक्सपीरियंसेस, नई सोचें, नई एग्जाम्पल सारी इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है, बदलता जा रहा हूँ। अब उधर मुझे हेडा में 5 सेकंड का ये एक वो है, अगर अभी ये बंद कर दें, अभी हेडा खोलें, परसों दिन मैं हेडा के अंदर धंधना रहा हूँ, मैं कहूँगा हेडा जैसी चीज़ नहीं, ठीक है, लेकिन एकदम से रेफरेंस देंगे वो भी सारे यार क्या था वो बात, कोई थी सही, कोई थी ऐसे। तो टीचिंग के अंदर ये चीज़ें भी बड़ी हैं, 5 सेकंड में खास, और हम मैं अक्सर कहता हूँ यार एक चीज़ एक बार पढ़ाऊंगा दूसरी बार नहीं आ सकता उसमें, है ना। आइए आगे देखते हैं। We may meet with incoherent and disorder। पानी के गिलास के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनकोहेरेंट एंड डिसऑर्डर के अंदर, इन अदर नॉवेल्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरे नॉवेल्स के अंदर हम इनकोहेरेंट मिलेंगे, डिसऑर्डर भी मिलेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के दूसरे नॉवेल्स में। हाउएवर मिसेस वुल्फ्स नॉवेल्स, अब मिसेस वुल्फ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके जो हस्बैंड था उसका नाम भी वुल्फ था, पता नहीं कौन सा वुल्फ था, आर नॉट चियोटिक, लेकिन इसके नॉवल चियोटिक नहीं है, मतलब खौफनाक हद तक बदनजमी वाले नहीं, बेतरतीब तो है लेकिन बेहंगम नहीं है, अनार्की नहीं है, चियोटिक नहीं है। We are not directly cited in the minds of the characters। हमें डायरेक्टली कैरेक्टर्स के माइंड में जाकर नहीं बिठा दिया जाता कि ये कैरेक्टर ऐसा है, डिकन के जैसे कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर ऐसा है और आप जाके देखें इसके जहन में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना पड़ता है। इतनी ऐसी ये भी तो कमाल वैसे टेक्निक है कि एक कैरेक्टर को इतना वेग रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है लेकिन वो वेग होता है, उसके जहन में जाते भी हैं लेकिन ऐसे कूल सा महसूस होता है, रैंडम सा महसूस होता है हर कैरेक्टर के माइंड में। जैसे रेंसे को देखे उसके जहन में आप जाए, आपको रैंडम फ्लो ऑफ थॉट मिलेगा उसके अंदर, उसकी एक सोच कल्टिवेटेड थॉट कोई भी नहीं है आपके सामने, वो कुछ भी नहीं कहती। एक्चुअली सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द नॉवलिस्ट कंट्रोल्स द नॉवल। असल में नॉवलिस्ट का सेंट्रल इंटेलिजेंस जो है पूरे नॉवल को कंट्रोल करता है, सेंट्रल जीनियस उसकी, यानी कि उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। राइटर खुद भी सेंट्रल इंटेलिजेंस उसका कंट्रोल कर रहा है, ना कि उसकी कल्टिवेटेड थॉट कंट्रोल कर लिया नावल को, ये भी एक पॉइंट है। मैंने जवाब दो दिए थे, मैंने कहा सिंपल सेंस में जवाब दिया था कि नहीं होता, पेचीदा सेंस में होता है। अगर पेचीदगी में आना चाहते हैं तो हम समझाते हैं उसको कि वो करती है। अच्छा, आपने गौर किया है कि वर्जीनिया वुल्फ को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसके तमाम इश्यूज एंगल्स देख रहे होते हैं उसके, तो हमें खुद भी अपने आप को कल्टिवेटेड नहीं रहना पड़ता, हमें खुद वो अपने जहन के सेंट्रल उसमें पहुंच जाना पड़ता है, इंटेलिजेंस में, और वहां पर ऐसे वेग से अंदाज से चीजों को एज्यूम करना होता है। तभी है ना, अगर उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है तो हम उसको पढ़ेंगे। आप ले सकते हैं, लेकिन मार्जिनिया एक अलग टर्म है
आप उसको दोनों को मिलाना चाहते हैं, एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, तो फिर आप उसके आर्गूमेंट भी देंगे जी ये एक ही चीज़ है, वेरी सिंपल कह देंगे जी ये एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। The plot of the traditional novel is made up of quarrels between lovers, marriage, or death. But in Mrs. Woolf's novels, all such events or climaxes are submerged beneath the current of the continuous flow of life. दूसरे नॉवेल्स के अंदर जो सेंट्रल क्वारल होती है, असल में कोई स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, शादियों का या लव का या कोई सेक्स का, इस तरह कोई एलिमेंट दिखाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वर्जीनिया की जो नावल होते हैं उसके अंदर फ्लो ऑफ लाइफ होता है, असल लाइफ की करंट होती है। उस लाइफ के अंदर ये तमाम चीजें सब मर्ज होती हैं, डूबी हुई होती हैं। जिस तरह नदी के अंदर, नदी फ्लो में होती है, उसके अंदर लकड़ी, तिनके, पत्ते, वो सब मर्ज से जा रहे होते हैं। कभी कभी आधे ऊपर नजर आ जाते हैं या पानी के नीचे नजर आते हैं। सेम इज द केस। तो ये भी टेक्निक फ्लो ऑफ लाइफ के अंदर सब मर्ज करके चीजों को रखना, यही असल है, यही ट्रू है और यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है। हमारी जिंदगी के अंदर हमारे प्यारों की डेथ भी तो होती है, सबसे बड़ी इवेंट है। हमारी जिंदगी के अंदर हमें सदमात मिलते हैं, इंसल्ट्स मिलती हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, नाकामयाबी मिलती है, कामयाबी। तो ये सारी चीजों के बावजूद जिंदगी का फ्लो कायम नहीं रहता, चले जाते हैं। मैं सोच रहा कि मेरा वालिद, पत्नी एक दिन आएगा मेरे वालिद की डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी कैसा होगा, उसी हो गया। फिर मैं पढ़ा रहा हूँ और जब मैं आया था 6-7 महीने सदमे में रहा कि यार मर गया बंदा, बाकी मर गया। अब माँ बैठी एक सोचते कि यार किस दिन ये मरना चाहिए, मरना चाहिए। अब एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि तिब्बी लिहाज से देखा जाए, वैसे तो जिंदगी का पता नहीं है, एक दिन वो आएगा उसको उठा के डाल रहे होंगे और फिर आके यहाँ बैठे होंगे उदास होंगे, यार अम्मा मर गई है। फिर वो सब मर्ज हो जाएगी चीजें। और ये चीजें तमाम लोगों ने देखनी है अपनी जिंदगी में। आप हकीकत से बेशक आंखें चुरा लें, आप ना माने, लेकिन देखनी तो सब ने है हमने। सपोर्ट के मैं लाइफ को 3 वर्ड्स में समाप्त करता हूँ, लाइफ गोज ऑन, इट गोज ऑन, या पता नहीं क्या, यानी कि 3 वर्ड्स में मैं समाप्त करता हूँ जिंदगी को। कुछ ऐसा ही था मुझे याद क्यों बता रहा, इट गोज ऑन, इट गोज ऑन, या लाइफ गोज ऑन, या यानी 3 वर्ड्स हैं उसमें। चलती है, जो मर्जी हो जाए चलती है। तो ये हिस्से भी तो हैं जिंदगी के। अच्छा, आप ये बात भी एक देखें, जिंदगी का असल फ्लो मूव करता है और चीजें उसके ट्रेजेडी, इंसल्ट वगैरह ये सारी उसके अंदर सब मर्ज होती है। अगर कोई अपनी पूरी नदी को रोक ले उस एक ट्रेजेडी के ऊपर, तो ये भी तो आर्टिफिशियलिटी होगी। कोई शख्स अपने किसी प्यारे की डेथ के ऊपर वो कहे जी मैं भी अब मैंने मर जाना है या मैंने अब इसी को रोक लगा के बैठे रहना है, तो वो भी तो एक किस्म की ट्रेजेडी, वो एक किस्म की आर्टिफिशियलिटी है। इसीलिए आप ये देखिए कि रशियन लोग जो हैं या स्पेशली जो दूसरे लोग हैं, आज बेटा रख दो चाहे, आप आगे बैठ जाना है कहीं, जाओ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। रशियन लोग जो हैं या अमेरिकन हैं या अरेबियन हैं, ये लोग ज़्यादा नहीं जोड़ते इन चीज़ों को, बड़ी ट्रेजेडीज में मूव करते हैं आगे। लेट्स सी आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइफ में क्या चीज़ें हैं? टाइम है, साउल है एंड सेकी है। ये लाइफ के हिस्से हैं। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर। वो किसी ने बुक ली थी अवैध साहब की, तो वो कह रहे थे अगर बुक फ्री हो गई है तो। कब जाना है उन्होंने? वो सर मैंने कल शाम को जाएंगे या मंडे को आते। अच्छा, कब तक? घर जाके ना भिजवा दीजिए, भिजवा देंगे 8:30 बजे। नोट्स वगैरह भी हैं, वो कह रहे थे मुझे याद नहीं है, जिसके पास कोई नोट्स अगर हैं तो किसी के पास फोटो कॉपी अगर हो गई है तो करवा चले। अच्छा, बुक जो है ना घर जाके भिजवा देंगे। आज शाम को बुक आ जाएगी, कल कलेक्ट कर लेंगे या आज शाम को कलेक्ट कर लेंगे।
8 पौने 9 तक जाग रहा हूँ। ओके बेटा। The death of those we love is the death of those, उन लोगों की मौत, we love is the profoundest of all human sorrows, उन लोगों की मौत जिनसे मोहब्बत करते हैं वो ह्यूमन सरोज के सबसे profoundest element है। Mrs. Wolf knows this, but in her novels even this sorrow is absorbed by the rhythm of life। किसकी डेथ हुई थी? Good. She knows the continuation of life, the healing power of grief, grief की healing power के बारे में जानती है, and habit and demands of life। The pain is not concealed, it endures, ये बर्दाश्त किया जाता है। It is not forgotten, but is shown to become a part of the lives of our characters। भुलाए नहीं जाते लेकिन जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं ये। And life continues despite the death of the beloved। Thus, in To the Lighthouse, the death of a number of members of the Ramsay family are briefly reported within brackets। असल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मौत को ब्रैकेट के अंदर ही बस डिफाइन कर दिया जाता है कि फिलहाल मर गया था। And time continues to pass and life goes on despite the human tragedy। Further, the deaths of Mrs. Ramsay and others are emotionally connected with the experiences of the other characters in the novel। दूसरों की डेथ का दूसरे कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस पर क्या असरात हुए हैं वो दिखाए जाते हैं। The whole pattern of her novels is composed of sequences। The whole pattern of her novels is composed of sequences rather than consequences। उसके नावल के अंदर सीक्वेंस तो जरूर होगा, आपको मिलेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। क्यों? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? चलो मैं पूछता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आपका क्या जवाब होता है? एक एक से पूछ लेता हूँ जी, मेरी इस बात का क्या जवाब देंगे? एक लफ्ज में कहना है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कुछ नहीं, एक बच्चे अपनी भारी पर आप सारे बताइए जी। जी सर एक तो होता है ना सीक्वेंस में चले आना, इसको कैसे बताएं? आप आपके जहन में जिस सवाल का क्या जवाब उभरता है वो दे दें। सर कुछ तो दो ही बन पा रही, लेकिन जहन में घूम सर इसका कोई मॉरल नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, ये नहीं कि इससे कोई रिजल्ट कह सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा ठीक है, मेरे जहन में इसका जवाब ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस आर आर्टिफिशियलिटीज। मैंने ये जवाब दिया, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सिक्वेंस मैं पहले कह रहा हूँ, उसका जवाब रिजल्ट देना ये तो बड़ी, या उर्दू में उसका मीनिंग तलाश करना, ये तो वो नहीं होगा ना। आप इस लेवल पर आप यूं मुझे वल्ला दे के जवाब देना, ठीक है, कि मैं कहाँ से बोलूँ तो आप वहाँ कहाँ से पहुँचे ना कहीं से। rather than leading to climax and catastrophe, यहाँ पर consequences नहीं है, यहाँ पर ना ही क्लाइमेक्स है ना ही कैटास्ट्रॉफीज है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब हाँ आफत हुई। The form and substance of Mrs. Wolf's novels resemble form, शक्ल उसकी, and substance उसके अंदर जो मवाद है, resemble closely with those of the lyrical poetry। आपको लिरिकल पोएट्री के बारे में, यानी कि हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो प्रोज है वो ये कहती है कि प्रोज इज बेटर देन द पोएट्री। ये वर्जीनिया वुल्फ का वो है डायलॉग है, वो कहती है कि प्रोज किसी सेंस में भी पोएट्री से कम नहीं है और उसको सुपेरिटी हासिल है। प्रोज का मतलब शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन, नॉवेल्स, एसेज, बिकॉज ये खुद भी एसेज थी और एज वेल एज शी वाज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, फिक्शन राइटर थी। तो वो कहती है कि इसलिए उसने
लिरिकल पोएट्री से रिजम्बल करते हुए इसके वो हैं, बड़े ही दिलचस्प किस्म के इसकी प्रोज है। The experiences of death and love do not form the conclusions of a novel. Death के या love के experience novel के conclusion नहीं, rather they are interwoven with the texture of suffering or joy. बल्कि suffering और joy के एक कपड़े के अंदर सब चीजें बुनी हुई हैं। Beauty or ugliness of life, which perplex and quicken the mind. जो जहन को परप्लेक्स भी कर सकती है, शॉर्प भी कर सकती है, क्विकन भी कर सकती है, उसको कोई शॉक दे सकती है उसे। She shows us the various ways in which human beings experience love through their lives. When her novel opens, love story in the old conventional sense is already over. जब वो शुरू करती है तो लव स्टोरी शुरू नहीं होती बल्कि लव स्टोरी ओवर हो जाती है। And then it starts to show the nature of experience of love in whole rhythm of life. Into the lighthouse, attention is focused on love in the life of a married couple, Mr. and Mrs. Ramsay. Their love story in conventional sense is already over, and a novelist shows how it all works out in married life. In Mrs. Dalloway, she is an old married woman. Her love story has already ended, but her different love experiences have become a very texture of her life. In this way, the novelist, like a poet, conveys how it feels to be in love. एक पोएट की तरह ये कन्वे करती है कि कैसे वो फील करती है लव में। How the love experiences can shape the course of one's life. Thus, instead of indulging in the dramatic events of the traditional love, we get and stream into the consciousness of the human beings. हम बजाय लव के उन एक्सपीरियंसेस को देखने के हम उस कंटिन्यूअस स्ट्रीम को देखते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में होती है, इनटू देयर एक्सपीरियंस ऑफ वन अनदर। जब एक मिक्सचर नहीं हो गया, Mrs. Wolf's novels or dramatic lyrics provide us chance to peep into the soul of her imagined characters. Dramatic lyrics जो उसकी हैं वो हमें प्रोवाइड करती है चांस कि हम कैरेक्टर्स के इमेजिन्ड कैरेक्टर्स हैं उनके माइंड में पीप कर सकें थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ सीन्स एंड मोमेंट्स। Such scenes and moments sustained and arrest the ये पौने 8 होने जा रहे हैं, जैसा नहीं कहें 7:15 होने जा रहे हैं, 7:15 होने जा रहे हैं। ये घड़ी 10 मिनट आगे। Such scenes and moments sustain and arrest the interest of the readers and take the place of thrilling. अब ये सीन्स जो हैं वो थ्रिलिंग की जगह पर आ जाते हैं, सेंसेशनल इवेंट्स ऑफ द कन्वेंशनल स्टोरी। इसका नहीं पता हूँ, मैं पूछा तो नहीं लेने आया कि करना है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो बैग रख दो, उसे कहे कि होगी ना आया करो टाइम से पहले, तुम बैग उठाने लग गई हो, इतनी डरी हुई हो तो नहीं पूछे उसे, कह बता करो उसे कि जी नहीं आना जल्दी। नहीं है सर, ये जान के करती है नहीं यानी वैसे वो मजाक करने को दिल करता है, लेकिन वो दोनों बहनें कभी भी जुदा नहीं हो सकती और वो ज्यादा परेशान रहती, कभी भी अलग नहीं हो। सर हम जी को दोनों बहनें हैं, अरे मार रहे तुम दोनों बहनों को, पढ़ो। ये मासूम मत, हम भी तो दोनों बहनें हैं। लेकिन फीस तो नहीं है ना।
दोनों बहनों से गले के साथ मिल रही थी, हाथ तो गले में पास आ गई है। मुझे अपनी खुशी नहीं हुई, मुझे इसकी बड़ी खुशी। और बहन को देखते थी, अपनी बहन को बहुत जी में चीटी पड़ के बैठी थी, गर्दन चुप के आज मेरी बहन पास होती है। और कल सुन यस यस और वो दोनों धोखा तो आपने ही दिया था। सब दूसरे दिन बाद शुरू हो जाते हैं। वो देखो बाजी और वो देखो दो दिन देखा इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के रोने लगी, रो के। अच्छा उसको देखना क्या नाम है, सोफिया को। अच्छा रोती भी थी, बाजी को देखकर हंसती भी थी। अब इसके अंदर क्या रहा था ये तो सब दोनों को पता। अच्छा बाजी देखो ये क्या बात हुई। सर आपको भी बताया इसके अंदर क्या रहा। ओ देखो क्या बात है। बाजी के रात जो आया हुआ है, देखो मैं बताया नहीं बाजी ने। गल कोई नहीं कर नहीं इसमें वाकई बात थी। Let's see. A technique is to bring together a limited number of human beings within narrow framework of time and place. टेक्निक ये है कि उसने लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एक नैरो फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड प्लेस में दिखाया है, एक छोटी सी जगह पर एक छोटे से वक्त में दिखाया है। लास्ट पैराग्राफ है, but the reader is made continually conscious of wider horizons in the background. उसने छोटे से टाइम में छोटी सी जगह पर कैरेक्टर्स रखे हैं, लेकिन रीडर जो है उनके पीछे एक लॉन्ग बैकग्राउंड से अवेयर है। Mrs. Wolf refuses narrative and description of thought. नरेटिव टेक्निक भी है और डिस्क्रिप्टिव टेक्निक भी है, दोनों को उसे मिक्स कर दिया है। इम्पोर्ट्स फॉर्म एंड यूनिटी, उसने फॉर्म को, जो प्लॉट की फॉर्म होती है उसको, और यूनिटी और उसका जो मिक्स इकट्ठे होना यूनिटी, इनको उसने इम्पोर्ट कर दिया है। फॉर्म और यूनिटी को अलग अलग कर दिया उसने। and conveys a sense of amazing richness and complexity of life. जिंदगी का भरपूरपन भी मौजूद है और पेचीदगी भी मौजूद है इसके अंदर। अब एट द सेम टाइम एक स्टोरी भी है सीक्वेंस के साथ, एट द सेम टाइम सीक्वेंस अलग अलग भी है। यूनिटी और फॉर्म ये दोनों अलग अलग चीजें ठहरी हुई हैं, सेपरेट है। यूनिटी है तमाम तर जो इवेंट्स हैं वो यूनाइटेड हो, आपस में लिंक्ड हो, वेल लिंक्ड हो। हाँ, और फॉर्म का मतलब है ओवरऑल फॉर्म बना रहे हो, लेकिन उसकी फॉर्म पूरे नावल का प्लॉट और भी सीक्वेंस उसके जो है इवेंट्स जो हैं यूनिटी, हाँ उसको अलग अलग करती है। अच्छा जी, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है अगला क्वेश्चन। लेकिन आप इसको बस ना करें या ये पढ़ाई रखना है इसको। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक बेटा ये होती है कि जब कोई भी सीन होता है या कोई कैरेक्टर होता है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, सीन क्या चल रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, उसके कस्ट्यूम कैसा है, उसके जेस्चर, ये डिस्क्रिप्शन है सारी। ठीक है। नरेटिव क्या है? नरेटिव बता देना कि एक कैरेक्टर फिलहाल जगह बैठा हुआ है और वो ये काम कर रहा है। नरेटिव को और डिस्क्रिप्टिव को मिक्स किया गया है। ठीक है। नरेटिव का मतलब है कि किसी को बता देना कि वो यहाँ बैठा हुआ था और नीले पीले कपड़ों में था। डिस्क्रिप्टिव ये है, एक बड़े चबूतरे के ऊपर वो बदजमान था और बुधा की तरह बैठा हुआ था। उसके उंगलियों से, उसके सफेद उंगलियों के अंदर से, सफेद उंगलियों के पोरों से रोशनी, शुआएं निकल रही थी और सूरज की धूप पड़ने से उसकी उंगलियां रेडिश नजर आ रही थी। दैट इज डिस्क्रिप्टिव नाउ। नरेटिव ये था कि वो बैठा हुआ है और वो किसी का इंतजार कर रहा है या उसका स्टाइल बुधा की तरह है। डिस्क्रिप्टिव ये है कि आप उसकी एक एक चीज को डिस्क्राइब करते जाते हैं। अब इन दोनों चीजों में मुझे पता है कि डिस्क्रिप्टिव टेक्निक
डिस्क्रिप्टिव टेक्निक कौन सा नॉवलिस्ट लगाता है जिसको आपको महसूस हुआ कि ये डिस्क्रिप्टिव टेक्निक लगाता है? सर उसमें डिकन्स में है ये। जी है, डिकन्स की डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है। बैठ जाओ बेटा। सर ये इसको बीबी की दुनिया में लिखा आपने। तो और क्या लिखता है? हम इज्जत से बड़ी को बीबी नहीं